हेलो दोस्तों, दिस इज केडी सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। दोस्तों, हमने प्रतिशत टॉपिक शुरू किया, उसी श्रेणी के अंदर एक और लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 3 जो क्वेश्चंस हैं प्रतिशत के अंदर, जो टाइप 3 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, फिर टाइप 1, फिर टाइप 2 क्वेश्चंस को देखा। आज हम टाइप 3 को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। जो टाइप 3 है ना, इसके अंदर हम बेसिकली 2-3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है परीक्षा में अंकों के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि मेरा मतलब ये है कि आपको पूछा जाता है परीक्षा में एक बच्चे ने इतने अंक लिए, वो इतने अंकों से फेल हो गया, उसने इतने प्रतिशत अंक लिए, वो इतने अंकों से पास हो गया, तो कितने अंकों का ये एग्जाम था या उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। ये सब प्रकार के सवाल आते हैं। तो देखना, जैसे मैं पहला सवाल आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 24% अंक मिलने पर वह 9 अंकों से फेल हो जाता है। 24% अंक मिलने पर 9 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक अनिवार्य हों तो परीक्षा कुल कितने अंकों की है, यह ज्ञात करो। ठीक, तो आपको यह बताना है कि परीक्षा कितने अंकों की है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है कि बच्चा 24% अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, यदि वह 36% अंक प्राप्त करता, ठीक है, तो वह पास हो जाता है, क्योंकि बोल रखा है इस परीक्षा में पास होने का आंकड़ा कितना है, 36%। ठीक, तो आप यहाँ पर एक बात समझे कि यहाँ पर वो फेल कितने से हुआ है, वो बोले 9 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 9 अंकों से। यदि वह 9 अंकों से फेल हुआ, 9 अंकों से फेल हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो अंकों में कितना है, 9। क्योंकि यदि उसके 36% तक नंबर आ जाते, यानी कि 9 अंक और आ जाते, तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, तो वो 9 अंकों से फेल हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर अंकों में कितना है, 9। और प्रतिशत में अंतर कितना दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है 12% है। कितना प्रतिशत है बेटा, 12%। आ रही है बात समझ। इसका मतलब प्रतिशत जो 12% है ये 9 के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का प्रतिशत का अंतर 12 है और अंकों का अंतर कितना है, 9। ठीक, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 12% बराबर कितना है, 9 अंक है। कितने अंक है बेटा, 9 अंक है। 12% यदि 9 अंक है, आपको बताना है 100%, क्योंकि परीक्षा जितने भी अंकों की हुई वो अपने आप में कितने प्रतिशत है, 100% है। तो जब 12% बराबर 9 अंक है, तो ध्यान देना 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है यहां पर 12 है, यहां 9 है, तो आप यहां से 4% निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर 3 का भाग दे देंगे और 3 का भाग इधर दे देंगे, तो आपको मिलेगा 4% बराबर 3 अंक। आ रही है बात समझ। 4% बराबर यदि 3 अंक है, तो 4 को 100 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 25 से, और इधर 3 को 100 कर सॉरी इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 75। इसका मतलब 100% मतलब कितना है, 75। तो ये परीक्षा 75 अंकों की थी। ठीक, एक तो तरीका है इस प्रकार से करें, एक आपको वही बचपन वाला तरीका कि यदि 12% बराबर 9 है तो 1% बराबर हो जाएगा 9/12। ठीक है, और 100% बराबर आपको पता है कि इसे 9/12 को गुणा कर दें किससे, 100 से। ठीक, तो ये 3 से काटा 4 आया, ये 3, 4 से काटा ये आया 25, तो आपको यहां से भी 75 मिल जाएगा। मतलब यह परीक्षा कितने अंकों की थी, 75 अंकों की थी। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है। यहां आप देख सकते हैं आपको अंकों का अंतर दे रखा था और यहाँ पे प्रतिशत का अंतर आपको देखना था। अंकों का अंतर जो था वो प्रतिशत के बराबर रखना था। बहुत सवाल,
आसान है। जैसे कि एक सवाल और देखते हैं। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 39% अंक प्राप्त करता है। 39 का मतलब 39% अंक प्राप्त करता है, ठीक, और वह 8 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 8 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 44% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण के लिए जितने अंक चाहिए उससे 12 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो उत्तीर्ण से जितने भी अंक चाहिए उनसे 12 अंक अधिक प्राप्त करता है, या बोल सकते हैं वो 12 अंकों से पास हो जाता है। तो आपको बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। आ रही है बात समझ? ठीक, तो यहां पर समझना आपको दे क्या रखा है। दे रखा है कि सबसे पहले वह 39% अंक प्राप्त करता है। तो 39% अंक प्राप्त करता है और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है? 8 अंकों से फेल हो जाता है। 8 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर एक दूसरा बच्चा है वो 44% अंक प्राप्त कर रहा है और वो 12 अंकों से पास हो गया। कितने अंकों से पास हो गया? 12 अंकों से पास हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर ये बात नहीं पता हमें कि प्रतिशत कितना चाहिए पास होने के लिए, पर इतना स्पष्ट है कि 39 और 44 के बीच ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 8 अंकों से फेल हुआ है और ये 12 अंकों से पास हुआ है, ठीक है। और इसके 44 है, इसके 39 है, मतलब पास होने का दायरा यहीं कहीं बीच का है। मान लो मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पे कहीं पर ये पास होने का प्रतिशत है। तो आप एक बात बताओ, ये 8 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये अंतर 8 का है कि नहीं है? भाई 8 अंक और आ जाते तो पास हो जाता, और ये भाई पास होने से 12 अंक अधिक प्राप्त कर गया, ठीक है। तो 12 अंक अधिक प्राप्त कर गया मतलब ये अंतर कितने का है? 12 का है। तो कुल यदि मैं अंतर देखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये 39 और 44 के बीच का जो अंकों का अंतर है ना सर, ये अंतर है 20। कितना है बेटा? 20 अंकों का अंतर है 20। और यदि मैं प्रतिशत के अंतर की बात करूं तो वो आपको दिख रहा है कि सर 5% है। 39 में 5 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो अंकों में अंतर था 20, प्रतिशत का अंतर है 5। मतलब ये बोल सकते हैं आप कि 5% जो अंक हैं वो 5% का मतलब हो गया 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। यहां पर हमें सवाल पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, या तो आप 44 का मान निकाल लें या 39 का मान निकाल लें। यदि 39% निकाल लेंगे और उसमें 8 अंक जोड़ देंगे तो आपको पास होने के अंक उत्तीर्णांक पता चल जाएंगे। और यदि 44% आप निकाल लेते हैं तो उसमें से अगर आप 12 अंक कम कर देंगे तो आपको उत्तीर्णांक पता चल जाएंगे। अच्छा, 5% बराबर 20 अंक हैं, तो 1% बराबर कितना है? 4 अंक, ठीक है। आप कुछ भी करें, आप 39 से निकालना चाहते हैं 39 निकाल लें। मान लो 39% कितना हो जाएगा? यदि 1% 4 है तो 39% 39 गुना 4 होगा। 9 चौका 36, 3 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया? 15। 156, और 156 में कितना जोड़ेंगे आप? यहाँ पर 8 और जोड़ दें, ठीक है। तो ये 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 14, 1 फिर हो गया 164, यानी कि उसको 164 अंकों की आवश्यकता थी। आ रही है बात समझ? उत्तीर्ण होने के लिए 164 अंकों की आवश्यकता थी। यदि मान लो सवाल ये पूछ लिया होता कि कुल कितने अंकों की परीक्षा है, तो आपको दिख रहा है कि सर 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर कितना हो जाता? 400 हो जाता। आ रही है बात समझ? तो इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। मान लो कभी ये भी पूछ सकता है आपसे कि सर पास होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर उस समय ये अप्रोच यूज करेंगे कि सर 5%, 4 अंकों का मतलब कितना है? 1%। अच्छा 8 अंक, 4 अंक, 4 अंक का मतलब है 1%। कितने प्रतिशत बेटा? 1%। यहां 8 अंक और आ जाते तो भाई पास हो जाता ना। तो देखो 1% बराबर 4 अंक हैं, तो 8 अंक बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि 8 अंक और चाहिए। 8 अंक का मतलब हो गया 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना 8, तो 1 का 2 गुना कितना? 2। इसका मतलब कि 2% भाई के और नंबर आ जाते। 2% का मतलब हुआ उसके 41%। आ रही है बात समझ? 41% नंबर आ जाते
तो वह पास हो जाता। मतलब अगर ये पूछ लिया जाता कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, तब भी आप सवाल का उत्तर आसानी से दे सकते थे। याद रखना है यहाँ पर आपको दिया क्या गया होगा, किसी भी तरीके से सवाल में अंकों का अंतर दिया गया होगा और उसमें प्रतिशत का अंतर जो है वो देखना होगा। अंकों का अंतर जो है वो प्रतिशत के अंतर के बराबर रख देना, आपको 1% का मान मिल जाएगा। यदि आप 1% का उत्तर निकाल लेंगे तो आप 100 का भी जवाब दे सकते हैं या जो भी सवाल पूछा जाए उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। यह था आपका प्रश्न नंबर 2। अब थोड़ा सा प्रश्नों को यहाँ पे फेल और पास होने वाले जो प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए। ये 2 प्रश्न में से आप बेसिक्स अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। अगर समझ आ रहा है अच्छे से तब भी कमेंट करके बताएं, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक, अगला सवाल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इस प्रकार के सवाल जो आते हैं उसमें आपको पूरे की पूरी संपत्ति या आय पूछा जाता है। जनरली ऐसे सवालों के अंदर संपत्ति या आय से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखना किस प्रकार का सवाल है, मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूं कि नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। कोई लेडीज है नीलम, वो अपनी आय का 20% तो मकान का किराया दे देती है, ठीक है, और बाकी जो शेष बचा उसका 70% घरेलू मदों पे खर्च कर देती है, उसके और खर्चों पे जितने भी हैं उन पे खर्च कर देती है। अब जो भी उसके पास बची राशि है, जो बचता है रुपए, वो रुपए दे रखे उसके पास 3600 रुपए, ठीक है, तो आपको उसकी आय ज्ञात करनी है। तो यहां पर एक बात पे ध्यान देना, जितनी भी आय होगी हम उस आय को अपने आप में 100% मान लेंगे। कितना मान लेंगे बेटा? 100% मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो नीलम जी है, नीलम जी की जो आय है वो आय हम मान लेते हैं कि 100% है। ठीक है, इस 100% में से 20% तो उसने दे दिया मकान का किराया। क्या दिया? किराया दिया। ठीक है, अब जो बचे ना, अब वो बचे कितने? 80%। तो सवाल पे गौर करना, उसने बोला है शेष का 70%। 100% में से 70% नहीं, जो शेष बचा, पहले किराया दे दिया, फिर जो शेष बच गए ये है शेष, इसका 70%, यानी कि इस 80 का 70%। आ रही है बात समझ? तो जब आप इसका 70% निकालोगे तो आप बोलोगे, यहां पर देखना जरा, 80 का, यहां पर मैं लिख देता हूं 80% का 70%। ठीक है, तो 80% का 70% कितना होगा? तो ध्यान देना, 80% का मतलब गुणा 70, 70 का मतलब कितना है? 70/100। ठीक, 1 0 से 0, ये 0 से 0, प्रतिशत पड़ा रहने देना। 8 सता कितना आया? 56। आप बोल सकते हैं 80 का 70% कितना होगा? 56%। ठीक, तो आप एक बात बताओ कि उस लेडीज ने क्या किया? 20% किराया दे दिया और 56% उसने घरेलू खर्च कर दिए। ठीक, यहां पर सवाल में आपको ये नहीं बोला गया डायरेक्ट कि 56% वो घरेलू मदों पे खर्च करती है, उसने बोला शेष का 70, तो ये 56%। आप बताना जरा, अगर उसने 20% किराया दे दिया प्लस 56% उसने उधर खर्च कर दिया, तो ये उसका टोटल रुपया हो गया, जो उसने जिस भी तरीके से किराया दे दिया, खर्च कर दिया। तो उसने 56 + 20 कितने % कर दिया? आप बोलेंगे सर 76% तो दे दिया उसने। अब बचा कितना उसके पास? बचा 100% माना था ना, तो शेष कितना बचा? तो शेष बचा 24। तो यहां पर अगर आप शेष निकालेंगे तो यहां पे जो शेष मिलेगा उस पर ध्यान देना। देखो, आप 80% का 70 56 निकाल लिया, और इन दोनों को 76 को 100 में से निकाल देंगे तो भी यहां मिल जाएगा कितने प्रतिशत? 24%। यदि कोई बच्चा ऐसा करना चाहे कि 80 का 70 इधर हो गया तो 80 का 30 इधर, तो 80% का 30%। आ रही है बातें समझ? 80 का 30% का मतलब हो गया 30/100, कट जाएगा 8 दिया, कितना मिलेगा? 24। यह जो 24% है ना भाई, यह उसकी बचत है। क्या है? बचत। और ये बचत रुपयों में कितनी दे रखी है हमें? 3600 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 3600 रुपए। यदि 24% का मान 3600 रुपए है तो ध्यान देंगे बेटा,
24% का मान यदि 3600 रुपए है तो आपको बताना क्या है, कुल आय बतानी है। कुल आय कितनी है, 100%। तो 24 का मान 3600 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, इधर मैं 6 का भाग दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, इधर 6 का भाग दूंगा तो ये 600 हो जाएगा। आ रही है बात समझ। अच्छा, इधर 25 से गुणा करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, और इधर 25 से, क्योंकि एक तरफ गुणा करते हो तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तो इधर 25 से गुणा किया तो ये हो गया 100%, और इधर 25 से गुणा किया तो ये हो गया 25 का 150, यानी कि आप बोल सकते हो कि सर 15,000। कितना हो गया, 15,000। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही है तो वो सिंपल भी कर सकता है। ठीक है, 24% का मान है 3600। ठीक है, 1% का मान आप जान रहे हैं कैसे होगा, 36/24। 100 का मान चाहिए, इसलिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 24 6 से काटा 600। ठीक है, फिर कितना आया, 4, 4 से काटा 25। बात वही है, 25 गुणा 600 करोगे तो आपको मिलेगा 150, 15,000 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे, 15,000। मतलब आप कह सकते हैं कि उसने 15,000 रुपए जो थे, ठीक है, उसकी आय थी। आई बात समझ। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपको प्रतिशत बराबर में क्या है, एक राशि दे रखी है, यानी कि कुछ प्रतिशत का मान आपको पता है। फेल पास वाले में भी कुछ प्रतिशत का मान आपको पता था। यदि आप कितने प्रतिशत का मान कितना है ये पता चल जाए तो फिर तो सवाल हो गया समझो। ठीक, अगला सवाल एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, जिसमें आपको दे रखा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर व्यय करती है, 20% मकान किराए पर देती है, ठीक है, और 10% मनोरंजन एवं 10% परिवहन पे खर्च करती है। आपको उसने पूछा है कि यदि उसकी बचत 1500 रुपए हो तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो ये भी सवाल उसी प्रकार का है। तो ध्यान देंगे, राधा जी की आय को हम एक बार अपने आप में 100% मान लेते हैं। आपको पता है इसमें से उसने 40% भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक, और बाद में उसने उसमें से 20% जो है, ठीक है, 20% मकान किराया दे दिया, 10% जो है वो मनोरंजन पे दे दिया, और 10% कहाँ दे दिया, परिवहन पे दे दिया। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कहीं पर भी उसने शेष का नहीं इस्तेमाल किया। मतलब ये नहीं बोला कि 40% उसने भोजन पे खर्च कर दिया और शेष का 20% मकान किराया दे दिया। उसने सिर्फ सिंपल बोला कि 40% भोजन पे, 20% मकान किराया, 10% मनोरंजन और 10% परिवहन। तो टोटल देखे तो ये कितना हो रहा है, 80% हो रहा है। कितना हो रहा है, 80%। मतलब उसने 100 में से 80% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, बचा होगा 20%। ये 20% जो है उसने बचत दे रखी है 1500 रुपए। कितने रुपए, 1500। तो आपको ध्यान रखना है कि 1500 रुपए उसकी बचत जो है वो इस 20% के बराबर है। यदि आप इसे 100 करना चाहते हैं तो आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100%। ठीक, क्योंकि इधर 5 से गुणा किया तो 5 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7500। मतलब आप बोल सकते हैं कि 100% कितना होगा, 7500। मतलब कि उसकी मासिक आय कितनी होगी, 7,500 रुपए। इस प्रकार के जो सवाल है आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसमें और इसमें अंतर यह है, यहां शेष का इस्तेमाल किया था, यहां उसने शेष नहीं बोला। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जब भी एग्जाम में सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है, शेष का बात करे तो आपको शेष जितना भी है उसका जितना बोल रहा वो निकाल लेना है। ठीक, और यदि वो बात करे सीधा प्रतिशत की तो आप इस प्रकार से उसे कर लेंगे। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। जैसे कि आपको सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदान दे दिया, किसी संस्था को दान कर दिया। शेष राशि का 30% व 25% क्रमशः अपनी पत्नी व पुत्र को दे दिया। शेष राशि का 30% एवं 25% अपने किसको दे दिया, उसने उसने क्रमशः पत्नी एवं पुत्र को दे दिया। 30% पत्नी को दिया, 25% पुत्र को दिया, लेकिन ये शेष का है। ठीक, आगे बोल रहा है बाकी जो बची धनराशि है वह धनराशि उसने अपनी 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट दी। यदि उसकी एक बेटी को 42 लाख रुपए मिले हो
तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति ज्ञात करो। सवाल इसी जैसा ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है। तो ध्यान देना, यहां पर आप जो भी व्यक्ति मान रहे हैं XYZ, जो भी व्यक्ति दे रखा है उस व्यक्ति की आय हम कितनी मानेंगे बेटा? आय मानेंगे 100%। कितनी मानेंगे? 100%। अच्छा ध्यान देना, 100% में से उसने धर्मदान में कितनी दे दी? दान में दे दी उसने 30%। तो 30% तो उसने दान में दे दी, ये दान दे दिया, ठीक। बचा कितना उसके पास? शेष बचा उसके पास 70%। बचा कि नहीं बचा? अब वो जो शेष है इसका 30% पत्नी को दिया, इस 70 का 30, तो ये बोलेंगे 70% का 30% किसको दिया? ये पत्नी को, है ना। और इस 70% का 25% किसको दिया? वो दिया पुत्र को। और जो पूरा इतना करने के बाद जो शेष धन बच गया, उस धन को उसने 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट दिया, ठीक। अच्छा, आप यहां पर एक बात तो 70% का 30% निकालोगे, उत्तर आएगा 21%। कितना आएगा? 21। 70% का 30% यानी 30/100, 2 जीरो कट गए, 7 के कितना आया? 21। 70 का 25, 25 का मतलब 1/4, 1/4 यानी 70 का 1/4 निकालना है तो 4 से भाग देंगे। तो यहां पर देखना जरा, 70 का जब प्रतिशत का आप 1/4 निकालोगे, ठीक है, 4 से भाग दिया तो ध्यान देना, 4 एकम 4, 7 चौका 28, 17.5 कितना आया बेटा? 17.5। तो आप बोलेंगे 17.5% तो ये हो गया। अरे हाँ कि ना? ठीक, 30 उसने दान में दे दिया, 21% अपनी पत्नी को दे दिया, 17.5% अपने बेटे को दे दिया, ठीक। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 30 + 21 कितना हो गया? 51। 51 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68, यानी कि 68.5% जो था उसने अपने पुत्र, पत्नी और दान में दे दिया। बचा कितना? 100 में से 68.5 तो इधर दे दिया, बचा उसके पास कितना? तो आप बोलेंगे सर ये तो बचा साढ़े कितना, यहाँ पर 30 और 31, 31.5% बचा। कितना बचा? 31.5%, ठीक है। 31.5% उसने 3 बेटियों में दिया। एक बेटी को कितने लाख रुपए मिले? 42। अच्छा, एक बेटी को अगर 42 लाख मिले तो तीनों को कितने मिले होंगे? तीनों को मिले होंगे 42 लाख गुणा 3। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसका मतलब 31 से ही 1/2% का मान कितना है? 42 लाख गुणा 3, यानी कि 42 का 3 गुना, इसे इसके बराबर रख लेंगे। अच्छा, 31 दूना 62 और 1 63, तो इसे लिख लेंगे 63/2% बराबर 42 लाख को मैं L से लिख रहा हूं, गुणा L गुणा 3, ठीक है। काटेंगे जब तो देखना जरा, ये हो जाएगा 21 और ये 3 से कट गया 3, ये 2 इधर आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो 21% बराबर हो गया 42 लाख गुणा 2। 21 से काटा तो ये आ गया 2, ठीक है। तो 1% बराबर 2 लाख गुणा 2 यानी कि 4 लाख। 1% यदि 4 लाख है तो 100% कितना होगा? 100 गुणा 4 लाख का 100 गुणा 400 लाख। 400 लाख का मतलब हो गया 4 करोड़। आ रही है बात समझ? इस प्रकार से सिंपल सा सवाल है। अब जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो इतना चार्ट बनाने नहीं बैठेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि आपको राशि कौन सी दे रखी है। 3 बेटियों की राशि दे रखी है, एक की दे रखी है 42, तीनों को बराबर बराबर दिया तो 3 गुणा 42 है कि नहीं है? ठीक, तो ये यहां पर आपको राशि पता चल गई 42 गुणा 3। आपको ये देखना है कि ये तीनों बेटियों को प्रतिशत कितना दिया, तो 30 उधर दे दिया, 21 उधर दे दिया, ठीक, 17.5 इधर पुत्र को दे दिया। बचा कितना? बचा निकालेंगे सीधा 31.5। 31.5 यदि 42 लाख गुणा 3 है, ठीक है, आप इसको 126 लाख भी बोल सकते हैं 42 गुणा 3 करके, ठीक। लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए सीधा ऐसे ही लिख ले तो ज्यादा आसान रहेगा। ये था आज का प्रश्न नंबर 5। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की। जो अब सवाल करेंगे हम, अब चुनाव में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो, यानी कि चुनावों वाले क्वेश्चंस है ना। एक उम्मीदवार ने इतने वोटों से जीत गया, इतने प्रतिशत मत प्राप्त किए, तो कुल मतों की संख्या बताओ। इस प्रकार के सवाल जो पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम कहानी है, आपको प्रतिशत बराबर क्या दिया जाएगा?
प्रतिशत बराबर आपको एक संख्या पता होगी और आपको उत्तर निकालना होगा। ध्यान देना, जैसे कि एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। एक कॉलेज में चुनाव हुआ, उसे और एक व्यक्ति को 62% मत प्राप्त हुए। वह 144 मतों से चुनाव में जीत गया। यदि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे तो कुल मतों की संख्या बताओ। अच्छा, यहां पर उम्मीदवार कितने हैं? 2 है। अच्छा, जितने भी कुल मत होंगे वो मत अपने आप में क्या है बेटा? 100%। कितने प्रतिशत है? 100। तो आप बोलेंगे 100% ये कुल मत है। ये क्या है? कुल मत। कुल मत 100% है, ठीक है। उसमें से 2 उम्मीदवार थे। आप बोलेंगे यहां पे एक जीत वाला उम्मीदवार था, एक हार वाला। स्वाभाविक सी बात है, अगर चुनाव के अंदर एक जीत हुई है, दूसरे की क्या होगी? हार होगी, क्योंकि 2 ही है। यहां पर उसने क्या बोला है कि जो व्यक्ति जीता उसको 62% वोट मिले। कितने प्रतिशत वोट मिले? 62। अच्छा, एक बात बताना, यदि इसको 62 मिले तो इसको कितने मिले होंगे? बिल्कुल सही, 38%। कितने परसेंट? 38%। अच्छा, इसे 62% मिले, इसे 38%। जीता कौन? ये। कितने मतों से जीता? 144। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहां इसके और इसके बीच का मतों का अंतर कितना है? मतों का अंतर है, ध्यान देना, मतों का अंतर आपको दिख रहा है कितना? 144 दे रखा है। अगर मैं प्रतिशत का अंतर देखूं तो कितना है? तो आपको दिख रहा है कि सर ये भी 24% है। अरे है कि नहीं है? प्रतिशत में अंतर कितना है? 24, ठीक। और यहां पर 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर आपको निकालना है कितना? 100%। कुल मत पूछे गए तो कुल मत है 100। 100 करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो 1% निकाल लो। 1% बराबर हो जाएगा 144/24। 4 से काटा 6, 4 से काटा 12 से काट दो 12, और 12 12 144, ये आ गया 6। 1% यदि 6 है तो 100% कितना हो जाएगा? 600। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि 24% बराबर कितना है? 144। 6 से भाग दिया, इधर हो गया 4, इधर 6 से भाग दिया तो इधर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24। 4% यदि 24 है, ठीक है, तो 5% कितना? 25। 100% कितना हो जाएगा? तो आप 100 से गुना कर देंगे, इधर 100 से करेंगे, ठीक है, तो 25 से करेंगे। 25 चौका 100, 10, 25 दूना 50 और 10 कितना हो गया? 60। आप बोलेंगे 600 में। आप चाहे, आपको जैसा सही लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से सवाल बहुत आसान आते हैं। एक और सवाल देखते हैं। किसी चुनाव में, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। ऐसा होता भी है। 8% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, ठीक। फिर उसने क्या बोला कि तथा मिलने वाले मतों का 48% मत प्राप्त हुआ, और उससे जो जीत वाला था उसे 48%, एक उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए। किसका? कुल मतों का, ठीक है। कुल मतों का उससे 48% मत प्राप्त हुए और वह 1100 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बताओ, ठीक। तो एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर है ये 7, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है यहां पर? आप सबसे पहले ये बताओ कि कुल मत जो भी होंगे वो कितने होंगे? 100%। इसमें से कुछ मत तो डाले गए और कुछ ने डाले ही नहीं, ठीक है। जो नहीं डाले वो कितने प्रतिशत है? 8। तो स्वाभाविक सी बात है ये 92% है। जो व्यक्ति जीता उसको भी इसमें से मिलेंगे और जो हारा उसको भी इसमें से मिलेंगे। मतलब इसके 2 भाग होंगे, जीत और हार, ठीक। अब एक बात समझो, उसने बोला जो व्यक्ति जीता है उसने कुल मतों का, कुल मत ये है, इसका 48% प्राप्त किया। तो यहां पर हमें डाले गए मतों का बोला गया होता तो हम 92 का 48% निकालते, लेकिन यहां बोला है कुल मतों का, इसका मतलब इसका 100 का, और इस 100 का ही तो हम प्रतिशत निकालते हैं अंततः। अगर 92 का मान लो 48% निकालते तो वो भी अंततः जितने भी प्रतिशत आता वो कुल मतों का आता। तो कुल मत का प्रतिशत हमें यहाँ चाहिए रहता है, वो दे रखा है
कि जो व्यक्ति जीता वो कुल मतों का 48% प्राप्त किए। अगर 48 इसने प्राप्त कर लिए तो भाई टोटल इसके 92% थे जो डाले गए थे, उसमें से 48 ये भाई ले गया, तो इस भाई को कितने मिले जी? हारने वाले को 42% मिले, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 92। ठीक, 48 और 42 का अंतर कितना है? अंतर है 6%। कितने प्रतिशत है? 6%। अच्छा, आपको इसकी राशि दे रखी है 1100। कितनी दे रखी है? 1100। 6 नहीं, हाँ एक मिनट, 44 आएगा बेटा। कितना आएगा? 44। तो यहां पर कितना आया? 4। तो आपको 4% है, और 4% की राशि कितनी दे रखी है? 1100। क्योंकि ये व्यक्ति 1100 वोटों से जीत गया, इसका मतलब 4% बराबर कितना है? 1100। तो अगर आपको पूछा गया किसका, कि कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मत कितने? 100। इसे 100 बनाने के लिए 25 से गुणा करना पड़ेगा। आप इसे भी 25 से गुणा कर दें। जब आप 25 से गुणा करेंगे इधर 100% हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे 25 से, तो 25 0 0, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25 और 27। तो आप बोल सकते हैं 27,500 वोट थे। कुल कितने वोट थे बेटा? 27,500। समझ गए बात? एक और सवाल देख लेते हैं, और इसी के साथ जो अंतिम ये सवाल है उसके साथ ही आपका जो चुनाव वाले सवाल हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार में से 10, आपके कुल मतों में से 10% लोगों ने मत का प्रयोग ही नहीं किया, मतलब उन्होंने मत दिए ही नहीं। 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुए। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। यदि जीतने वाला कितने वोटों से जीता है? 3600 वोटों से जीता है। अब इस सवाल के अंदर देखो, सबसे पहली बात आपको देखना है कि कितने लोगों ने वोट डाले। तो 100% अपने आप में 100% कुल वोट होते हैं। अच्छा, डाले गए और नहीं डाले गए, 10% ने नहीं डाला, इसका मतलब डाला कितने लोगों ने? 90% लोगों ने वोट दिया। अब बोला है कि 10% अवैध घोषित हो गए। अच्छा, 10% जो डाले गए मत है ना, उन्हीं का अवैध हुए। जब आपको सवाल में नहीं बोला गया कि किसका अवैध हुए, मतलब ऐसा नहीं बोला कि डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो आपको समझ लेना है कि अवैध जो घोषित हुए हैं वो मात्र जो डाले गए वोट है उन्हीं का है। ठीक है, तो यहां पर डाले गए मतों में से अवैध घोषित कितने हुए? तो ध्यान देना, अवैध घोषित हुए 10%। अच्छा, 90% का 10% देखेंगे तो 90% का 10% आएगा 9%। यानी कि इस 100 में से 9% तो ऐसे लोग थे जिनके वोट अवैध हो गए। तो वैध मत कितने हैं, है ना? जो बिल्कुल सही वाले वोट हैं वो कितने हैं? तो आप सोचो, 90 में से 9% अवैध हैं, तो से 81% क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, अब वो बोल रहा है सवाल में कि जीत वाले को 45% मत प्राप्त हुए। अच्छा, जो भी मत दिए, ठीक है, उसको इसमें से ही वोट मिले, क्योंकि वैध में से 2 पार्ट होंगे, जो बिल्कुल लीगल है उसी में से जीत और हार होगी। ठीक है, अच्छा, जीत वाले को कुल मतों का मतलब इस 100 का, आ रही है बात समझ? कुल मतों का मतलब इस 100 का, तो आपको 100 का 45% जीत वाले को मिले। आपको जो भी यहां पर वैल्यू चाहिए रहती है ना, ये सब इसका चाहिए होता है कि ये कुल का कितना है। जैसे कि अवैध जो था वो 90 का 10 था, परंतु कुल का कितना था? 9। तो यहां पर आपने 9 निकाल लिया। अब यहां पर ये कुल का ही 45 दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। अब सोचो 45% इसको मिले, तो वैध में से 45 इसको मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले? तो आपको पता चल रहा होगा कि सर 36% मिल रहे हैं। कितने प्रतिशत? 36, क्योंकि 36 और 45 का योग कितना होना चाहिए? 81। यानी कि 45% जीत है, 36% वाले की हार हुई, तो यहाँ पे 45% वाला हार वाले से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो 9% ज्यादा है। अच्छा, कितने वोटों से जीता है? इसने बोल रखा 3600 वोटों से। अच्छा, एक बात बताओ कि इसका मतलब 9% बराबर कितना है? 3600। तो 1% बराबर कितना है? आप बोलेंगे 400। 100% बराबर कितना है? आप बोलेंगे 400 गुणा 100, यानी कि 40,000 वोट। कुल वोट कितने थे? 40,000। अब सवाल में आपको कुछ भी पूछ सकता है, मान लो ये भी पूछ सकता है कि वैध मत कितने थे।
ठीक है, आपको अवैध मत भी पूछ सकता है। तो आपको यदि ये पूरा चार्ट अच्छे से पता होगा तो आप आसानी से सवाल को निकाल ले जाएंगे। आ रही है बात समझ? कुछ और सवाल जिनके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको पूछा जाता है जैसे जनसंख्या वगैरह के बारे में, कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष इतने प्रतिशत बढ़ती है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी या 3 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, इस प्रकार के सवाल। या फिर ऐसा बोला जाता है कि किसी मशीन है या कोई वस्तु है, उसका भाव प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ रहा है या 5% बढ़ रहा है। यदि 3 वर्ष पहले इतना भाव था तो आज कितना होगा। इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं। वो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसी के साथ हम खत्म करेंगे आज का हमारा ये लेक्चर। उम्मीद कर रहा हूं आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो लाइक भी कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे एक सवाल दे रखा है, एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की दर से ह्रास होता है। ठीक, तो अब एक बात बताना, हर साल 10% ह्रास हो रहा है, ऐसा जब दिया गया हो तो समझना जो आपका प्रारंभिक मूल्य था, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य में 10% ह्रास हो रहा है तो इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य का 90% बच गया। कितने प्रतिशत? 90। ठीक है, ये कौन सा होगा? वास्तविक मूल्य बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो आज का मूल्य, वर्तमान मूल्य बोल दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, वर्तमान। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य जो भी होगा उसका 10% ह्रास हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक मूल्य का 90% हो गया वर्तमान मूल्य। अरे हाँ के ना? यदि मान लो ये बोले कि 10% ह्रास प्रत्येक वर्ष हुआ, कितने वर्ष तक हुआ? 4 वर्ष तक, तो आप क्या करेंगे? 90/100, फिर 90/100 और फिर 90/100 और फिर 90/100, क्योंकि 4 बार हुआ है। पहले जो भी प्रारंभिक था उसका 90 हो गया, फिर जो भी आया उसका 90 हो गया, फिर जो भी आया उसका 90 हो गया, फिर जो भी आया उसका भी क्या हो गया? 90। यानी कि पहले प्रारंभिक का 90, फिर इस ये जितना मूल्य आया उसका 90, फिर ये जितना मूल्य आया उसका 90 हो गया, फिर ये जितना मूल्य आया उसका भी 90 हो गया। तो आप देख सकते हैं 4 वर्ष के बाद में वर्तमान मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 बार। कहने का मतलब यदि आपको ये बोला जाए कि प्रत्येक वर्ष R% की दर से ह्रास हो रहा है, ह्रास का मतलब कमी हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि वर्तमान में जो मूल्य है, वर्तमान में जो मूल्य है या वास्तविक मूल्य जो है वो प्रारंभिक जितना भी मूल्य रहा हो उसका आप बोलेंगे कितना? 100 माइनस R/100। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है? वर्षों की संख्या। क्या है बेटा? वर्षों की संख्या। इस प्रकार का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं यदि ह्रास हो रहा है। मान लो ऐसा बोले कि प्रत्येक वर्ष 10% भाव बढ़ रहा है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा, आपको बोलेगा कि R% बढ़ोतरी हो रही है। कितनी हो रही है? बढ़ोतरी। तो जो भी वर्तमान मूल्य होगा उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? वर्तमान मूल्य हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य का 100 प्लस R/100 की घात n। n है वर्षों की संख्या। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक, तो मतलब ह्रास हो रहा है तो माइनस करना है और यदि बढ़ोतरी होती है तो बीच में क्या करना है? प्लस। ये है फॉर्मूला। तो पहले हम फॉर्मूले से समझते हैं एक सवाल को। एक सवाल जैसे कि आपको बोला कि एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना हो रहा होगा। ठीक है, आज कितना है? 729। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो भी वर्तमान मूल्य होता है ये 3 वर्ष पहले का है, तो मतलब 3 बार घट गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे? यहां पर वर्तमान बराबर प्रारंभिक, ठीक है, उसका भी 10% घट गया तो 90/100 गुणा 90/100 गुणा 90/100।
क्योंकि 3 बार घटा है। 3 वर्ष पहले कितना था निकालना है। वर्तमान में कितना है 729, तो आप लिखेंगे 729 बराबर प्रारंभिक, ठीक है, गुणा ये 90/100, फिर ये 90/100 और फिर ये 90/100। जब आप करेंगे तो दिख रहा है 1 0 0 0 से 0 0 से 0। अच्छा 9 से काटेंगे, ये 9 9 9 इधर भाग में चला जाएगा और ये 10 10 10 गुणा में चला जाएगा, तो प्रारंभिक हो जाएगा 10 10 10 गुणा में, तो 729 गुणा 1000, ठीक है। और ये 9 9 9 भाग में जाएगा तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 8 9 72, 1 9 9 जा 81, फिर 9 से कट गया, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना था 1000। ये तो है बिल्कुल वो वाला मेथड जो बिल्कुल ट्रेडिशनल है ना। लेकिन अगर हम बात करें थोड़े तरीके की, तो इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 10% का हास, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 1/10, 1/10 का हास। इसका मतलब है कि 10 रुपए पे 1 रुपए का क्या हो रहा है हास। अगर 10 रुपए पहले मूल्य था तो बाद में कितना हो गया 1 कम हो गया, ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पहले या प्रारंभिक बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये है वर्तमान। अच्छा बताना, यदि पहले 10 था तो 1 कम हो गया 9, फिर अगले साल क्या हुआ 10 था तो फिर कितना हो गया 9, अगले साल फिर अगर 10 होता तो कितना हो गया 9। अब इन सबको गुणा करो तो ये हो गया 3 वर्ष पहले का, कितना आया 1000। इन सबको गुणा करो तो ये 3 वर्ष पहले का कितना हुआ 729, क्योंकि 9 9 जा 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे 729, तो यानी कि वर्तमान जो है वो 729 है, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा 1000। एक और सवाल से इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाए कि एक किसी कस्बे की जनसंख्या 4% बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ जाती है 4% बढ़ जाती है, ठीक। तो ध्यान देना 4% बढ़ जाती है, बोलता है कि यदि 4% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो बाद में कितनी होगी। अच्छा देखना 4% बढ़ने का मतलब क्या है, 4% बढ़ोतरी, ठीक है। तो 4% बढ़ोतरी का मतलब हो गया 4/100, जिसको मैं बोल सकता हूं ना 1/25, यानी 1/25 का मतलब 25 पे 1 बढ़ रहा है, प्रत्येक 25 पे कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, ठीक। तो देखो अगर आज 25 है तो अगले साल 26 होगी, है कि नहीं है। वो यही बोल रहा है अगर आज 25 है तो अगले साल कितनी होगी 26। 2 वर्ष बाद यदि आज 50,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 2 वर्ष बाद तो ये हो जाएगी, क्योंकि 2 बार करना है, 2 बार इसलिए करना है क्योंकि 2 वर्ष 25 पे 26, 25 पे 26, इन दोनों का गुणा जो है वो हो जाएगा 25 गुणा 25। आप 625 मत लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में बाद में दिक्कत होती है। और अब आपको चाहिए कितना 26 गुणा 26, ये 2 वर्ष बाद का है, ये वर्तमान है। तो आप सोचो वर्तमान 25 गुणा 25 होता है, 25 गुणा 25 बराबर कितना दे रखा आपको 50,000। वर्तमान कितना है 25 गुणा 25 बराबर 50,000 है, अरे है कि नहीं है भाई 50,000 है। आप काटोगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा 50 यानी 2000, 25 बराबर 2000 आया, और इस 25 से फिर काटा तो ये 1 बराबर आया आपके 80, कितना आया 80, 25 से फिर काटोगे तो 1 बराबर आया 80। यदि 1 बराबर 80 है तो 26 गुणा 26 बराबर कितना होगा, तो ध्यान देंगे 26 गुणा 26 का मतलब हो गया 676, तो ये हो जाएगा 80 गुणा 676, ठीक है। क्योंकि आपको 26 गुणा 26 का मान चाहिए था जो कि 676 होता है। जब इसको गुणा करेंगे ध्यान देना 0 पीछे, 8 छिका 48, 4 8 7 56 और 4 60, 6 फिर 8 छिका 48 और 6 54, ठीक है। तो आप बोल देंगे 54,080 कितना हो जाएगा 54,080। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी मैं आपको फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं। यदि आपको ये बोला गया है कि 4% बढ़ोतरी हो रही है, तो पहले देखना जो वर्तमान है 50,000 बराबर प्रारंभिक आपको बाद का निकालना है, ठीक है। जो भी है बाद की जनसंख्या जो भी है, सॉरी बाद की जनसंख्या चाहिए, जनसंख्या बराबर हो जाएगा प्रारंभिक कितनी है बेटा 50,000, अरे कितना है 50,000। प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही है 4%, यानी कि 100 का 4 बढ़ा 104, फिर
104, 2 वर्ष हैं इसलिए 2 बार आ गया। ठीक है, जो काटना काट दो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 5 गुणा 104 गुणा 104, तो आपको जो भी आप मल्टीप्लाइड करोगे आपको मिलेगा 54,080। आ रही है बात समझ? यह था आपका सवाल नंबर 10, आज का अंतिम सवाल। अगर आपको समझ आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैथ्स में, आप मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद है आपको हर छोटी से छोटी बात समझ आई होगी। अपना ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।